अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम लोग आज के आप स्टडी टेक्स्ट में से क्वांटिटेटिव मेथड में चैप्टर नंबर 3 मैथमेटिकल प्रोग्रेशन को डिस्कस करेंगे। बेटा, मैथमेटिकल प्रोग्रेशन को अपनी बुक में से स्टडी करने से पहले हम लोग चलेंगे अपने नोट्स की तरफ और यहाँ पर देखेंगे कि बेसिकली मैथमेटिकल प्रोग्रेशन हैं क्या क्या, उनकी टाइप्स हैं और हम लोगों ने उनको किस तरह से कैलकुलेट करना है। आई कैप के अंदर हमारे पास क्वेश्चन कौन कौन से आएंगे, उनका आंसर हम लोगों ने कैसे जाके करना है। तो जब भी हम लोग मैथमेटिकल प्रोग्रेशंस की बात करते हैं, हमारे पास प्रोग्रेशन से मुराद है सीक्वेंस और सीरीज। प्रोग्रेशन, सीक्वेंस और सीरीज, कोई भी वर्ड हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। हमारे पास इसकी दो टाइप्स होती हैं। एक हमारे पास होती है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड द सेकंड वन इज जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड जियोमेट्रिक। ज्योमेट्रिक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को इन शॉर्ट हम लोग एपी से डिनोट करते हैं एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को हम लोग इन शॉर्ट जीपी से डिनोट क्या करते हैं। एपी स्टैंड्स फॉर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड जीपी स्टैंड्स फॉर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। बेटा, प्रोग्रेशन, सीक्वेंस और सीरीज बेसिकली हमारे पास नंबर्स की एक ऐसी अरेंजमेंट होती है जिसके अंदर एक सिस्टम को फॉलो किया जाता है। मतलब जहां पर अगर मैं आपको 2, 3, 4 टर्म्स बता दूं तो उसके बाद आने वाली टर्म्स आप मुझे इजीली बता सकते हैं कि उसके बाद मैं क्या लिखने वाला हूं। लेकिन अगर हम लोग किसी सिस्टम को फॉलो नहीं करते तो वो किसी किस्म की कोई प्रोग्रेशन नहीं होती। जैसे कि मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूं कि मैंने यहाँ पे लिख दिया 1, फिर मैंने लिखा 5, उसके बाद मेरे पास आ गया 7, 7 के बाद मैंने 10 लिख दिया, 10 के बाद मैंने यहाँ पर 13 लिख दिया। बताओ आगे मैं क्या लिखूंगा। मैंने किसी सिस्टम को फॉलो नहीं किया होगा, मैंने अपनी तरफ से रैंडम नंबर उठा के लिख दिए हैं। आप मुझे अगली वैल्यू नहीं बता सकते। बेटा, ये कोई प्रोग्रेशन नहीं है। हम लोग इसको नहीं स्टडी करने जा रहे। हम लोगों ने ऐसे सीक्वेंस ऑफ नंबर्स को स्टडी करना है जिसमें हम लोग किसी सिस्टम को फॉलो कर रहे हो। अब अगर इसी को मैं थोड़ा सा चेंज कर लूं और इसको हम लोग लिखें कुछ इस तरह से, जैसा कि ये देखें जरा, इसको हम लोग रेज करेंगे और अब इसकी कंस्ट्रक्शन को हम लोग थोड़ा सा चेंज करते हैं। जैसे कि अगर मैं यहां पे लिख दूं 3, 8, 13। अच्छा, अब बताओ मैं आगे क्या लिखने वाला हूँ। 18। अच्छा, इसके बाद क्या वैल्यू आएगी? 23। इसके बाद क्या वैल्यू आएगी? 28। उसके बाद अब देखो, आपको पता है क्योंकि अब मैं एक सीक्वेंस को फॉलो कर रहा हूँ, एक सिस्टम को फॉलो कर रहा हूँ। क्या सिस्टम था कि मैं 5 ऐड करता हूं प्रीवियस टर्म में तो मेरे पास न्यू टर्म बन जाती है, और हर प्रीवियस टर्म में 5 ऐड करने पर मेरे पास न्यू टर्म बनती जाती है। सिस्टम को फॉलो कर रहा हूं ना, तो ये मेरे पास प्रोग्रेशन है, ये सीक्वेंस है, ये सीरीज है मेरे पास। इसी तरह से अगर मैं इसको यहां पर लिखूं 3, 6, 12। हाँ जी, आ गए। नेक्स्ट बताएं, मैं नेक्स्ट टर्म क्या लिखूंगा यहाँ पर? अच्छा, यहाँ पर मैं लिख दूंगा 24। शाबाश। नेक्स्ट 48। नेक्स्ट 96। और इसी तरह हम लोग चलते जाएंगे। ऐसे ही है ना? अच्छा, यहाँ पे मैं क्या सिस्टम फॉलो कर रहा हूँ? मैं हर टर्म को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मेरे पास न्यू टर्म बन जाती है। ये बात क्लियर हो गई सब बच्चों को? बेटा, हमारे पास प्रोग्रेशन की दो टाइप्स, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब इन दोनों में डिफरेंस करते हैं कि कौन सी। अब सीक्वेंस की आपको समझ आ गई है, आपको प्रोग्रेशन की समझ आ गई है। अब हमने ये देखना है कि कौन सा सीक्वेंस हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के तौर पर आता है और कौन सा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के तौर पर आता है। अगर हम लोग बात करें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की,
तो बेटा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हर टर्म्स के दरमियान जो डिफरेंस होता है वो कॉमन होता है, सेम डिफरेंस आता है। जैसे कि अगर आप यहां से देखें 3 और 8 के दरमियान क्या डिफरेंस है, 8 और 13 के दरमियान, 13 और 18 के दरमियान। क्या ऐसा नहीं है जैसे डिफरेंस सेम है? तो हमेशा याद रखिएगा कि ऐसी प्रोग्रेशन जिसमें कॉमन डिफरेंस पाया जाए उस प्रोग्रेशन को हम लोग क्या कहते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कॉमन डिफरेंस। और इसको हम लोग डिनोट किया करते हैं स्मॉल डी से। डी स्टैंड्स फॉर डिफरेंस। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में टर्म्स के दरमियान डिफरेंस सेम रहता है। ऑलराइट। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि हमेशा ये प्रोग्रेशन असेंडिंग ऑर्डर में हो कि स्मॉलर टू ग्रेटर नंबर का है। ये ग्रेटर टू स्मॉलर नंबर भी आ सकती है, डिसेंडिंग ऑर्डर में भी हो सकती है। जैसे कि अगर मैं पहली टर्म आपसे कहूं कि 100 है, सेकंड टर्म इज 90, थर्ड टर्म इज 80, फोर्थ टर्म इज 70, तो अब आप कौन सी टर्म कहेंगे, प्रोग्रेशन कहेंगे इसको, अरिथमेटिक। तो क्यों? डिफरेंस सेम है, कॉमन डिफरेंस सेम है, 10 का है लेकिन डिक्रीजिंग ट्रेंड के साथ, तो हम लोग कह देंगे -10। ये डिफरेंस है हमारे पास -10। ये जो एग्जांपल आपको नजर आ रही है इसमें डिफरेंस क्या है, +5। ऑलराइट। अच्छा, अब देखें कि हम लोगों ने इस डिफरेंस को फाइंड कैसे करना है। जैसे ये मेरे पास एक प्रोग्रेशन आ गई 3, 8, 13, 18, 23 एंड सो ऑन, मतलब इसी तरह ये आगे चलती जा रही है सेम रूल्स को फॉलो करते हुए। आपने सबसे पहला काम देखना है क्या डिफरेंस सेम है, आंसर मिला यस, डिफरेंस सेम है। दूसरी बात, डिफरेंस की वैल्यू क्या है, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू क्या है। अब कैसे कैलकुलेट करके देंगे मुझे, यहां पर बताएं डिफरेंस की वैल्यू क्या है, डिफरेंस की वैल्यू क्या है, 5 है। कैसे पता चला कि 5 है, 8 - 3, क्या सिर्फ 8 - 3 करूंगा, नहीं 13 - 8 भी हो सकता है, या 18 माइनस, क्या डिफरेंस में कोई फर्क आएगा। तो देखो इसी चीज को आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन इसी चीज को हम लोग जरा जर्नल वे में जाके रिकॉर्ड कर लेते हैं। किस तरह से, हम लोग कहते हैं कि हमारे पास ये 3 टर्म्स हैं ए, बी एंड सी, और इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, क्योंकि आप देखें मेरे पास नंबर हो मुझे पता चल जाएगा एपी है या जीपी है। लेकिन अगर मैं कह दूं ए बी सी, मुझे क्या पता एपी है या जीपी है, इससे नहीं पता चलता। तो मैंने आपको बता दिया कि इज इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अब बताएं अगर मैंने इससे डिफरेंस की वैल्यू फाइंड करनी हो तो मैं डिफरेंस की वैल्यू कैसे फाइंड करूंगा, B - A, शाबाश, या फिर, और दोनों से आंसर इक्वल आएगा। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में बेटा सबसे पहली प्रॉपर्टी कि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, B - A इज इक्वल टू C - B। मतलब डिफरेंस फाइंड करने के लिए फर्स्ट टर्म के अलावा किसी भी टर्म को उठा लो और उसमें से उसकी प्रीवियस टर्म माइनस कर दो। फर्स्ट टर्म क्यों नहीं उठाओगे, क्योंकि उससे प्रीवियस टर्म कोई नहीं, डिफरेंस फाइंड करने के लिए उससे प्रीवियस कोई टर्म नहीं है, इसीलिए फर्स्ट टर्म नहीं पिक करनी। फर्स्ट टर्म के अलावा कोई सी भी टर्म उठाओ और उसको उससे प्रीवियस टर्म के साथ माइनस कर दो, आपको डिफरेंस की वैल्यू मिल जाएगी। ऑलराइट बेटा, ये वो कांस्टेंट वैल्यू होती है, जैसा कि आपने यहां पर किया कि 8 - 3 इज इक्वल टू 13 - 8 इज इक्वल टू 5। आपके पास डिफरेंस की वैल्यू आ गई। चाहे आप लोगों को यहां पर 13 - 8 करें, या 8 - 3 करें, या 18 - 13 करें, या 23 - 18 करें, आंसर क्या आएगा बेटा, ये वो कांस्टेंट वैल्यू है जो आपके प्रोग्रेशन में किसी भी टर्म के साथ ऐड होकर
न्यू टर्म बना देती है। ये वो कांस्टेंट वैल्यू है जो किसी भी टर्म के साथ ऐड होकर उससे अगली टर्म बना दे। मतलब अब आपने देखना था कि यार 23 के बाद क्या आएगा, तो बेटा 23 में ये डिफरेंस ऐड कर दो, 23 + 5, 28 में ये डिफरेंस फिर ऐड कर दो, 33। यहां तक बात क्लियर? अच्छा मुझे ना एक बात आपसे समझ आई जो अभी आप लोगों ने बोला कि अगर मैं सपोज करूं कि मेरे पास फर्स्ट टर्म है ए, फर्स्ट टर्म इज, तो अब आपने याद रखना है कि जहां पर ए आ जाए ना, आपने उसको किसी भी प्रोग्रेशन की फर्स्ट टर्म कंसीडर करना है। ए इज द फर्स्ट टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इवन के ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की फर्स्ट टर्म भी ए ही होती है। ऑलराइट। अच्छा अब मुझे बताएं, यहां पर आ जाएं, मेरे पास फर्स्ट टर्म है 3, नेक्स्ट टर्म कैसे आएगी? जब इस 3 में इस 5 को ऐड करूंगा तो क्या मेरे पास नेक्स्ट टर्म आ जाएगी, 8 बन जाएगी। अच्छा अगर मेरे पास फर्स्ट टर्म है ए, तो बताओ नेक्स्ट टर्म कैसे आएगी? ए में क्या जरूरी है कि सिर्फ 5 ही ऐड करूं? नहीं, ये 5 क्या है? तो ऐसा नहीं है जैसे फर्स्ट टर्म में डिफरेंस को ऐड करो तो सेकंड टर्म बन जाएगी। ये बात क्लियर हो गई? अब मैं इसकी ना जर्नल फॉर्म लिखने लगा हूं। ऊपर तो हम लोगों ने एक एग्जांपल ली थी ना न्यूमेरिकली, अब हम इसकी जर्नल फॉर्म लिखने लगे हैं कि अगर फर्स्ट टर्म है ए, तो सेकंड टर्म क्या होगी? ए प्लस डी, ए प्लस डी, ये उसकी सेकंड टर्म हमारे पास आ जाएगी। इन्हें कहा जाता है टर्म्स, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। तो बताओ हमारे पास थर्ड टर्म क्या बनेगी? अच्छा यहां पर देखिए थर्ड टर्म है 13, ये 13 कैसे बना है? ये 13 कैसे बना है? जब मैंने 8 में 5 ऐड किया तो मेरे पास 13 थर्ड टर्म बन गई। तो ऐसा नहीं है कि जैसे आप लोग ये कह रहे हैं कि भाई अगर आप सेकंड टर्म में, अब देखिए अभी तक मैंने सेकंड टर्म लिखी है ए प्लस डी, में मजीद अगर डी ऐड कर दें, अब देखो ये थर्ड टर्म बन जाएगी। ऑलराइट, ये बात क्लियर है? अच्छा बताओ अब फोर्थ टर्म में कैसे लिखूं? तो सबसे पहले ये थर्ड टर्म लिखूंगा। देखो यहां तक मैंने ये थर्ड टर्म लिखी है, प्लस कर देंगे इसमें, तो इस तरह से मेरे पास आ जाएगी ये फोर्थ टर्म एंड कंटिन्यू इसी तरह। अच्छा जरा शॉर्ट करके लिखते हैं। क्या जरूरी है कि मैं ए प्लस डी प्लस डी प्लस डी प्लस डी प्लस डी प्लस डी करता रहूं? क्या कर दूंगा? अब यहां पर देखें, ए को तो मैं ए लिखूंगा, जरा इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने लगे। नेक्स्ट ए प्लस डी, नेक्स्ट ए प्लस डी इज इक्वल टू डी स्क्वायर नहीं आना चाहिए था? क्यों? ऐड हो रहा है तो डी स्क्वायर कब आता है? जब मल्टीप्लाई होता है। शाबाश, बहुत आला, जबरदस्त। क्या आपने बड़ा बेहतरीन मेरे नॉलेज में इजाफा किया है, वाह। अच्छा तो नेक्स्ट वाली क्या लिखूंगा मैं? अच्छा इसके बाद अगर हो कोई टर्म तो उसे क्या लिखूंगा? अच्छा इसके बाद हो तो ए प्लस। वाह क्या बात है यार, आप लोग इंटेलिजेंट हैं, कमाल है आप लोग। यहां तक की बात में किसी को कोई इशू? सब मेरे साथ साथ है ना? अच्छा ये देखो, बेसिकली अब मैं साथ साथ लिखता जाऊं ना कि कहीं मैं भूल ना जाऊं, कि आपने मुझे ये कहा कि ये जो ए है ना, ये है हमारे पास फर्स्ट टर्म, राइट? ये है सेकंड, ये ए प्लस 2 डी है मेरे पास, ए प्लस 3 डी फोर्थ, ए प्लस 4 डी, ए प्लस 5 डी, ऐसे ही था ना? अच्छा अब अगर मैं आपसे पूछ लूं कि बेटा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में 15th टर्म क्या होगी, क्या मुझे क्या बताएंगे? ए प्लस, अच्छा अब बात सुनो, अब बात सुनो, अब यहीं पर आपसे पूछ सकते हैं कि 40th टर्म क्या होगी, 50th टर्म क्या होगी? अच्छा क्या करना है, मुझे जो बात समझ आ गई यहां तक,
कि भाई अगर सिक्स्थ टर्म है ना तो डी को 5 से मल्टीप्लाई करना है, फिफ्थ टर्म है तो डी को 4 से मल्टीप्लाई करना है, फोर्थ टर्म है तो डी को 3 से मल्टीप्लाई, मतलब जो सी टर्म है डी को उससे एक टर्म पहले मल्टीप्लाई करना है। ऐसे ही है ना? क्या ऐसा कोई सीक्वेंस नहीं बन रहा? तो मतलब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि हमारे पास 15th टर्म क्या होगी, तो आप मुझे क्या कहेंगे? क्या बात है, ऐसा ही है ना? ऐसा ही है ना? अच्छा, अब अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि भाई मेरे पास 27th टर्म क्या होगी, ए प्लस 26th डी। और अगर मैं बाय चांस आपसे पूछ लूं कि मेरे पास nth टर्म क्या होगी, शाबाश, ए प्लस n-1 डी। अरे मुझे तो आपको कुछ पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है यार, यू आर सो जीनियस। क्या बात क्लियर हो गई? बेसिकली हम लोगों ने मजाक मजाक में ना ये एक फार्मूला सीख लिया है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में nth टर्म को फाइंड करना। और ये फार्मूला क्या है हमारे पास? a प्लस n-1 इंटू डी। अब आपसे चाहे जो मर्जी वो टर्म पूछे, आपने इस फार्मूले में आके पुट कर देनी है। जैसा हम लोग अब आते हैं अपने इस क्वेश्चन के ऊपर, 3, 8, 13, 18, 23। अब देखिए मैंने आपको फर्स्ट 5 टर्म्स इसकी बता दी, एम आई राइट? अच्छा, इसी से एग्जांपल बना लेते हैं। बेटा यहीं से आपको पता चल गया कि ए की वैल्यू क्या है, 3। यहां से आपको डी की वैल्यू का भी पता चल गया, 5। कैसे फाइंड किया आपने? सेकंड माइनस फर्स्ट कर देना है, 8 - 3 = 5। डी की वैल्यू का भी पता चल गया। अब आपके सामने तो सिर्फ है फर्स्ट 5 टर्म। मैं 6 पूछूं तो आप मुझे बता बता देंगे 28। मैं 7 पूछूं तो आप मुझे बता देंगे 33। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि भाई हमारी इस प्रोग्रेशन के अंदर 35th टर्म कौन सी है, तो आप मुझे क्या बताएंगे? क्या आप काउंट करते रहेंगे? 33 हो गए, 7, फिर 38, फिर आप कहेंगे 43, 48, 53, काउंट करते रहेंगे? नहीं, इसीलिए तो फार्मूला बताया है कि अगर मैं आपसे कह देता हूं कि 35th टर्म क्या है, तो बेटा एन से मुराद होता है नंबर ऑफ टर्म। एन से मुराद होता है नंबर ऑफ टर्म। अब आपने क्या करना है, यहां पे लिख देना है 35th टर्म is equal to the a is plus 35th माइनस इनटू, बस आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो यहां पर जाके देखे 178, 3, हाँ, और आपके पास आंसर है 173। अब देखिए क्या हमारा काम बहुत इजी नहीं हो गया? कि देखिए हमें आप 2, 3, 4 टर्म्स बताओ, फिर जो मर्जी हमसे पूछ लो हम इजीली आपको बताएंगे। क्या आपके पास ये देखिए हमने इसको कुछ यूं किया, 3 + 35 - 1, इवन कि आप इसको 34 भी लिख सकते थे, ×5। ये देखो क्लियर? आप इसको मतलब 3 + 34 × 5 भी कर सकते थे, 173। ये 3 फर्स्ट टर्म हमारी प्रोग्रेस, ए से मुराद होते हैं फर्स्ट टर्म। अब मैंने यहां से डाटा लिया था, तो इसमें फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, 3। तो 3 जाके अब कोई और प्रोग्रेशन होगी उसमें ए की वैल्यू कुछ और होगी, तो हम लोग वो जाके लिख देंगे। जो डाटा गिवन होगा उसके मुताबिक ए और डी की वैल्यू आ जाएगी। सेकंड टर्म बोलता तो 8 है, जी हाँ। ये बात क्लियर हो गई है बेटा? ये है, आप जो nth टर्म होती है ना उसको बेसिकली लास्ट टर्म भी कहा जाता है। कि हमारे डाटा में 35th टर्म्स हैं, तो लास्ट टर्म 173 होगी, तो लास्ट टर्म को स्मॉल एल से डिनोट किया जाता है। यहां तक की बातें समझ आ गई आप लोगों को? अच्छा, अभी तक आपने ये देखा कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, एक ऐसा सीक्वेंस ऑफ नंबर जिसमें कोई भी एक कांस्टेंट नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा हो, तभी डिफरेंस सेम आना है। तो बेटा यहां पर
किसी भी एक कांस्टेंट नंबर की एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो रही होती है। किसी भी टर्म के अंदर न्यू टर्म बनाने के लिए एक ही कांस्टेंट नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से जो प्रोग्रेशन बनता है उसको हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। ये बात क्लियर हो गई सब बच्चों को? दो टर्म तो एटलीस्ट देंगे ना, ताकि हम डिफरेंस दो नहीं, एटलीस्ट 3 देंगे, क्योंकि 2 से हमें कभी नहीं पता चलना कि अरिथमेटिक है या ज्योमेट्रिक है जब तक के तीसरी टर्म ना हो। तो तीसरी टर्म ने हमें बताना है। ओके, अब 2 मैं यहां पे ये देखो ये लिख देता हूं 3 6, बताओ अरिथमेटिक है या ज्योमेट्रिक है? अब अगर मैं चलो इधर भी लिख दूं, अगर मैं इसके साथ 9 लिख दूंगा ना अरिथमेटिक है, और अगर मैं 12 लिख दूं ज्योमेट्रिक है। 2 टर्म से कभी नहीं पता चलेगा कि कौन सी है जब तक कि वो खुद ना बताए। मुझसे अगर पूछना है तो मुझे कम से कम 3 टर्म्स बताओ, फिर मैं बताऊंगा कि अरिथमेटिक है या ज्योमेट्रिक है। ऑलराइट, फर्स्ट 2 टर्म्स किसी भी सीक्वेंस की सेम हो सकती हैं, थर्ड टर्म ने डिफरेंस करना है। अब देखो यहां से पता चला कि भाई इन दोनों के दरमियान डिफरेंस सेम है तो अरिथमेटिक, इन दोनों के दरमियान क्या डिफरेंस सेम है तो अरिथमेटिक नहीं है। ज्योमेट्रिक है या नहीं है बाद में डिस्कस करेंगे जब ज्योमेट्रिक को पढ़ेंगे कि ज्योमेट्रिक कब है। अब मतलब मैं आपके सामने यहां लिख दूं 1 3 5 10, तो अब देखो डिफरेंस सेम नहीं है, तो आप क्या कहोगे ये ज्योमेट्रिक है? नहीं, ज्योमेट्रिक भी नहीं है। तो हमने ये देखना है कि ज्योमेट्रिक कब होनी है, वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के साथ डिस्कस कर लेंगे। यहां तक के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर? कोई इशू? गुड। बेटा अब आपको प्रोग्रेशन बता दी है कि आपके पास जो सीक्वेंस ऑफ नंबर्स है ना वो कुछ इस टर्म से चल रहा है कि 3 + 8 + 13 18 23 28 33 38 43 वगैरह 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 वगैरह। अब क्या है, अगर मैं आपको ये 5 वैल्यूज दूं, मैं आपसे कहूं बेटा 3 8 13 18 23 का सम बताओ, तो बड़ा सिंपल सी बात है यार। आप इजीली क्या करोगे, कैलकुलेटर उठाओगे, आप कहोगे ये कोई मुश्किल काम है यार, ये कोई काम बताया आपने हमें? 13 + 18 + 23, आप कहेंगे ये लो यार इसका सम 65 है। ऐसा ही है ना? और अगर मैं आपसे ये कह दूं बेटा फर्स्ट 35 टर्म्स का मुझे सम बताओ, तो आप कहेंगे ये कोई मुश्किल बात है, आप इसमें ऐड करना शुरू कर देंगे 28 + 33 + 38 प्लस, जब तक 35 नहीं हो जाते आप ऐड करते रहेंगे। ऐसा ही है, आंसर आ जाना है उससे, लेकिन फिर पेपर में सिर्फ वो एक ही क्वेश्चन होना है बाकी 49 क्वेश्चन का क्या करूंगा? तो क्यों ना इसके लिए हम लोग फार्मूला देख लें। फार्मूला किस तरह से? भाई आपको ना ऐसा हो सकता है कि एक प्रोग्रेशन दें, कोई सा भी प्रोग्रेशन हो सकता है, जैसे आप ऊपर वाली एग्जांपल को माइंड में रख लें 3 8 13 18 23, और आपसे कह सकता है फाइंड द सम ऑफ प्रोग्रेशन। तो अब हमारा जो फोकस होना है ना वो होना है सम के ऊपर। सम, और सम से क्या मुराद होता है? एडिशन। एडिशन, सम ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, कि हमने एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को ऐड अप करना है। तो किस तरह से हम उसको ऐड अप करें? तो बेटा इसके लिए हम लोग जाएंगे इसके फार्मूले की तरफ, और जब बड़ा सिंपल सा इसका फार्मूला है, सम को डिनोट किया जाता है एस से। एस स्टैंड फॉर सम, एडिशन। तो बेटा सम कितनी टर्म्स का, ये भी तो पता हो, क्योंकि 5 टर्म्स का सम कुछ और वैल्यू है, 6 का कुछ और है, 10 का कुछ और है, 35 का कुछ और है। तो वो कहेगा एस एन। हमारे पास एन से जो, जैसे अब अगर आपसे कह दे कि 35 टर्म्स का सम, तो हम लोग लिख देंगे एस 35। हमें कह दे 20 टर्म्स का सम, हम लिख देंगे एस 20। ये बात क्लियर हो गई? एस एन से मुराद है कि आप फर्स्ट कितनी टर्म्स का सम फाइंड करना चाहते हैं। एस एन इज इक्वल टू n/2, हाफ ऑफ द टर्म्स n/2, मतलब अगर 35 है तो 35/2, 20 है तो 20/2, 10 टर्म्स का सम है तो 10/2, n की वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। n से मुराद है नंबर ऑफ टर्म्स, कि कितनी टर्म्स का आपने सम फाइंड करना है। ये बात क्लियर हो गई? अच्छा, फिर इनटू
ए प्लस, ए स्टैंड फॉर फर्स्ट टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन, कि आपके पास फर्स्ट टर्म क्या है, प्लस लास्ट टर्म, कि जो जित मतलब मैं अगर आपसे ये कहूं 35th टर्म्स का सम बताओ, तो फर्स्ट टर्म तो मेरे पास 3 थी, तो बेटा पहले आपने ये फाइंड करना है कि 35th टर्म कौन सी है। वो 35th टर्म आपकी लास्ट टर्म होगी, और वो हमने फाइंड कर ली। देखें 35th टर्म कौन सी है, 1 से अब हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मतलब सम फाइंड करने के लिए आपको आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स होनी चाहिए, फर्स्ट टर्म का पता होना चाहिए और लास्ट टर्म का पता होना चाहिए, बस, और आपके पास सम आ जाएगा। जैसा कि अगर मैं यहां पर ये देखूं, एन की वैल्यू देखो क्या है, हम लोग फाइंड करने जा रहे हैं फर्स्ट 35 टर्म्स का सम। तो एन की वैल्यू मेरे पास क्या है, डिवाइडेड बाय इनटू द फर्स्ट टर्म इज एंड द लास्ट टर्म इज। तो बेटा क्वेश्चन में ये लास्ट टर्म गिवन नहीं होगी, ये पहले इस फार्मूले से आपने फाइंड करनी है, फिर आकर इधर पुट कर देनी है। ऑलराइट, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा जी 3080, 35/2 इंटू 3 + 173 इज इक्वल टू 30। तो फर्स्ट 35 टर्म्स का जो आपके पास सम आएगा वो 3080 आएगा। ऑलराइट, अब देखो क्या ये ठीक है, चेक कर लेते हैं। देखो फर्स्ट 5 टर्म्स का सम तो आप मुझे फौरन से बता सकते हो ना, कि इन सबको ऐड किया और आपने कहा कि एंड द सम इज 65 था, 23 65, ये तो चेक कर लिया था ना हम लोगों ने। क्यों ना फार्मूले में जाके जरा चेक करके देखते हैं। देखो कितनी टर्म्स हैं ये, 5 बाय इंटू फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म 23, इट्स नॉट 65। अच्छा अब देखें, 5/2 इंटू 3 + 23 इज इक्वल टू, बाकी सारे भी ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अच्छा अब यहां पर अगर आप लोग गौर करें, हम जरा काम को आसान भी करते जाएंगे और अपने नॉलेज को 100% पे भी लेके जाते रहेंगे। अगर आप यहां पे गौर करें और आपको मैं सेम ऐसा ही क्वेश्चन दे दूं जैसे ये प्रोग्रेशन लिखा हुआ है 3 8 13 18 23, ये प्रोग्रेशन लिखा हुआ है, और मैं आपसे कहूं कि फर्स्ट 35 टर्म्स का सम बताएं, तो आप सबसे पहला काम क्या करोगे कि 35th टर्म को जाकर फाइंड करोगे, वो वैल्यू आपके पास आ गई 173, फिर जाकर उसको सम के फार्मूले में अप्लाई करोगे और जाकर आपके पास सम आएगा। ऐसा नहीं लगता जैसे 2 वे प्रोसेस हो गया है। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि आपने यहां से जाना है उम्रा करने के लिए, एक फ्लाइट आपको मिल रही है कि भाई आप लाहौर से डायरेक्ट जद्दा उतरे, सऊदी अरब की डायरेक्ट फ्लाइट मिल गई। दूसरी फ्लाइट आपको मिल रही है कि आप भाई लाहौर से पहले जलील हो किसी और कंट्री में, वहां पर 3-4 घंटे का स्टे करें और उसके बाद आप जाएं सऊदी अरब में, कौन सी फ्लाइट को आप प्रेफर करोगे, डायरेक्ट फ्लाइट को या वाया? अच्छा मैंने दूसरे कंट्री का नाम इसलिए नहीं लिया कि आप कहेंगे चले यार उम्रा बाद में कर लेंगे, पहले दुबई घूम लें, तो आपने कहना था नहीं सर हम एक ही टिकट में 2 मजे लेंगे, इसलिए मैंने कंट्री का नाम नहीं लिया और कहा कि तुमने जलील होना है, तो तुमने डायरेक्ट को ही प्रेफर किया। तो यार यहाँ पर वाया आपने जरूर जाना है, मतलब क्यों ना डायरेक्ट फ्लाइट ही पकड़े। क्या उसने आपसे 173 पूछा, उसने आपसे कहा कि 35 टर्म बताओ, उसने तो सम पूछा है ना, तो यार डायरेक्ट सम बताओ, आप क्यों फाइंड कर रहे हो 173? तो उसी के लिए तो मैं जा रहा हूं कि आप डायरेक्ट फ्लाइट पकड़ो, कि एक ही फार्मूला अप्लाई करो और डायरेक्ट सऊदी अरब पहुंच जाओ, जाके उम्रा करो, वहीं से डायरेक्ट वापसी आ जाओ, हैं? अच्छा अब वो कैसे करेंगे हम लोग, तो ये उस टाइम पे यूज करेंगे जब लास्ट टर्म खुद गिवन हो, जब क्वेश्चन में, अब देखो अभी तो लास्ट टर्म गिवन नहीं थी ना, मैंने फिर भी इसको यूज किया, मैंने आपको मेथड बता दिया, फिर पहले लास्ट टर्म फाइंड करोगे फिर आगे पुट करोगे।
लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें आपसे कह देगा द फर्स्ट टर्म इज 3 एंड द लास्ट टर्म इज 173, फाइंड द सम। तो फिर तो मैं इसी पर ही आऊंगा कि जब मुझे फर्स्ट और लास्ट टर्म गिवन होगी तब मैं इसी फार्मूले पर ही आऊंगा। लेकिन अगर आपको लास्ट टर्म नहीं गिवन तो मुझे बताएं, फर्स्ट टर्म तो है ना, डिफरेंस की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, बस आप फाइंड कर सकते हो सम की वैल्यू। तो सम का सेकंड फार्मूला जो आपके पास आ जाना है वो है कुछ इस तरह, Sn इज इक्वल टू n/2। अच्छा, यहां तक का कोई फर्क नहीं है, जो डिफरेंस है ना वो ब्रैकेट के अंदर है, और वो क्या है 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब ये फार्मूला यूज करना, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ओके। अच्छा देखो यार, बड़ा सिंपल सी बात है कि आपने n की वैल्यू इंटू 2 और a की वैल्यू प्लस n की वैल्यू इंटू डी की वैल्यू, और जैसे ही आपने ये अपने कैलकुलेटर को बताया ये बात समझ आ गई, एंड द आंसर इज 3010। क्या सेम आंसर नहीं आ गया? लेकिन एक स्टेप कम हो गया है, क्या मुझे लास्ट टर्म फाइंड नहीं करनी पड़ी और मैं डायरेक्ट 35 टर्म्स का सम लेकर बैठा हूं। अगर हम लास्ट टर्म फाइंड करें तब भी सेम आंसर, ना फाइंड करें तब भी सेम आंसर, अगर हमें नंबर ऑफ टर्म तब जाके फाइंड कर लेंगे। नंबर ऑफ टर्म। हाँ, वो क्वेश्चन भी सॉल्व करती हैं, बताता हूँ। ये बात समझ आ गई है भाई? अभी तो नंबर ऑफ टर्म्स गिवन थी ना, अभी तो पुट करो, जब नहीं गिवन होंगे तब जाके फाइंड कर लेंगे। यहां तक की बातें क्लियर है सब बच्चों को? गुड, शाबाश बेटा। इसी के साथ ना आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन खत्म हो जाता है, आगे सिर्फ प्रैक्टिस है, और फार्मूला सिर्फ यही है जो आप लोगों ने पढ़नी है। कौन से फार्मूलाज हैं ये देखें, जो फार्मूलाज आपने याद रखने हैं। एक तो ये सम का फार्मूला आपने याद रखना है, ये एक फार्मूला आपने याद रखना है। दूसरा, सम का ये वाला फार्मूला आपने याद रखना है। ओके। तीसरा, आपने nth टर्म का फार्मूला याद रखना है, क्या a प्लस n-1 इंटू डी। एंड चले फोर्थ वन भी, कि आपने डिफरेंस का फार्मूला याद रखना है, कि यहां पर हम लोगों ने डिफरेंस को कैलकुलेट कैसे करना है। इन फार्मूला से रेलिवेंट ही आपके पास क्वेश्चन होने हैं, इससे ज्यादा आपसे कुछ नहीं पूछेगा। मतलब जो भी क्वेश्चन होंगे ना, इन्हीं फार्मूलाज में से ही जाकर सॉल्व हो जाए। ऑलराइट, ये बात क्लियर है सब बच्चों को? नेक्स्ट सुनिएगा, अब हम लोग ना जरा प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं। ये देखें, एक तो हम लोगों ने कर लिया, तो अगर मैं आपसे ये कहूं फाइंड द सम फाइंड, बेटा जितने भी आपने फार्मूलाज देखे हैं ना, इन फार्मूलाज में मैक्सिमम चार चीजें यूज हो रही हैं, चाहे वो nth टर्म का फार्मूला है, चाहे वो सम का फार्मूला है, और चाहे जो मर्जी सम का फार्मूला है, चार चीजें यूज हो रही हैं। अब सम के फार्मूले का हरगिज ये मतलब नहीं है कि आप सिर्फ सम ही फाइंड कर सकते हैं। अब जैसे अगर मैं बात करूं, ये जो फार्मूला भी आपको नजर आ रहा है, देखिए इसमें चार चीजें कौन कौन सी हैं? सम, नंबर ऑफ टर्म्स, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, ये चार चीजें। बेटा जरूरी नहीं है कि आपसे सम ही पूछे, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें आपको सम बता देगा, नंबर ऑफ टर्म्स बता देगा, फर्स्ट टर्म बता देगा, कॉमन डिफरेंस पूछ लेगा। तो डी को आप लोगों ने कैलकुलेटर में मिसिंग वैल्यू के तौर पे पुट कर देना है।
कभी डिफरेंस बता देगा, फर्स्ट टर्म आपसे पूछ लेगा तो ए को आपने एक्स जाके पुट कर देना है कैलकुलेटर के अंदर। कभी ऐसा होगा नंबर ऑफ टर्म्स नहीं बताएगा, फर्स्ट टर्म डिफरेंस सम बता देगा तो आपसे पूछेगा नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, तो जाके एन को जाके और आपने एक्स पुट कर देना है कैलकुलेटर में। ऑलराइट, इसी तरह अगर इस फार्मूले की हम बात करें तो इसमें सम, नंबर ऑफ टर्म्स, फर्स्ट टर्म और, तो अगर क्वेश्चन में कहीं पर लास्ट टर्म दे देता है तो मैं इस फार्मूले पे आ जाऊंगा, फिर चाहे फर्स्ट टर्म पूछे, चाहे नंबर ऑफ टर्म्स पूछे, चाहे सम की वैल्यू पूछे, मैं वो मिसिंग वैल्यू कंसीडर कर लूंगा। ऐसा भी हो सकता है कि सम, नंबर ऑफ टर्म्स, फर्स्ट टर्म बता दे, लास्ट टर्म पूछ ले, मैं इस फार्मूले में जाके पुट कर दूंगा, लास्ट टर्म का पता चल जाएगा। अब जैसे आपने नंबर ऑफ टर्म्स को देखा तो नंबर ऑफ टर्म्स में भी फर्स्ट टर्म की वैल्यू, nth टर्म से मुराद होता है द वैल्यू ऑफ टर्म, nth टर्म से क्या मुराद है, वैल्यू ऑफ टर्म। नंबर ऑफ टर्म्स और चीज है और वैल्यू ऑफ टर्म और चीज है। अब जैसे अब मैं यहां पर बात करूं आपसे, भाई मैं आपसे कहूं थर्ड टर्म, तो हम यहां सर क्या करेंगे, 13, हालांकि कौन सी टर्म, थर्ड। ये जो थर्ड है ना ये n की वैल्यू है और ये जो 13th है ये nth टर्म है, मतलब ये थर्ड टर्म 13 है, कौन सी टर्म, n की वैल्यू वो 3 है। ऑलराइट, तो बेटा यहां पर nth टर्म से मुराद है ये, nth टर्म से हमारे पास मुराद है वैल्यू ऑफ टर्म, n से मुराद है नंबर ऑफ टर्म, nth टर्म से मुराद वैल्यू ऑफ टर्म और n से मुराद नंबर ऑफ टर्म्स। a की वैल्यू फर्स्ट टर्म और d कॉमन डिफरेंस के तौर पर आ जाता है। तो यहां पर ऐसा होता है कि a d एंड वैल्यू गिवन होती है, लास्ट टर्म का पता होता है, n की वैल्यू फाइंड करनी होती है, इस फार्मूले से फाइंड करेंगे। कभी ऐसा हो सकता है सम फाइंड करने के लिए आपको फर्स्ट टर्म बता दे, आपको लास्ट टर्म बता दे और आपको साथ में डिफरेंस की वैल्यू बता दे और आपसे कहे फाइंड द सम ऑफ द टर्म्स। अब नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने के लिए इस फार्मूले की मदद लोगे, nth टर्म के फार्मूले की मदद, क्योंकि चाहे जो मर्जी फार्मूला यूज करो सम का n तो चाहिए और बगैर n के आप लोग सम नहीं फाइंड कर सकते। ये बात क्लियर है सब बच्चों को? ओके, अच्छा अब देखें हम एक एग्जांपल इसी तरह के लेते हैं, फाइंड द सम ऑफ सीक्वेंस सर अगर फर्स्ट टर्म मिसिंग हो तो ऑफ arithmetic progression and the ले arithmetic progression is 25, 30, 35 and up to 500। इस किस्म का क्वेश्चन आ सकता है, कहता है इस प्रोग्रेशन का सम बताओ। अब देखिए बेटा अगर लास्ट टर्म ना लिखता, मेरी बात को जरा गौर से सुनिएगा, अगर लास्ट टर्म ना लिखता 500 तो आपको बताता कि कितनी टर्म्स का सम फाइंड करना है, n की वैल्यू बता देता। लेकिन जहां पर उसने कह दिया कि भाई 500 तक आपने सम बताना है, अब n आपने खुद फाइंड करना है, आपने पहले n की वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहां पर अगर आप लोग गौर करें तो आपके पास ये जो 500 है ये है आपकी लास्ट टर्म, ये जो 25 है आपके पास ये है आपकी, तो क्या आप d की वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते यहां से? कैसे? 30 माइनस 25 इज इक्वल टू, तो क्या वैल्यूज का पता चल नहीं गया? यहां पर पहले आपने nth टर्म का फार्मूला यूज करना है। nth टर्म का फार्मूला क्या होता है, nth टर्म मतलब लास्ट टर्म इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1, अब n तो है नहीं जो मैं पुट करूं, n मल्टीप्लाइड बाय d। अब ये जाके कैलकुलेटर को बताओ कुछ इस तरह, ये देखो 500, उसके बाद इक्वल टू का साइन यहां से आना है और ये कैसे आएगा, अल्फा और कैलकुलेशन की, ये देखो इक्वल टू आ गया। उसके बाद a की वैल्यू 25 प्लस ब्रैकेट ओपन, अब n की जगह पर कैलकुलेटर पे क्या लिखेंगे, x मिसिंग वैल्यू
और वो x देखो यहां पर है रेड कलर में, कैसे आएगा? अल्फा और ब्रैकेट क्लोज, x -1 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाइड बाय 5। और अब इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो उसके लिए ये इक्वल टू की नहीं प्रेस करनी, अदरवाइज एरर देगा। अब क्या करना है हमने, जब आप यहां तक पहुंच जाएं, शिफ्ट सॉल्व इक्वल टू, 96 ओके, देन n इज इक्वल टू जी नहीं 5 नहीं है 96। अब बेटा जब आपने नंबर ऑफ टर्म्स को फाइंड कर लिया, तो अब आपके लिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत इजी हो गया कि जाके सम का फार्मूला अप्लाई कर दो, कौन सा जो मर्जी दिल करता है वही अप्लाई कर दो। क्यों भला? क्योंकि लास्ट टर्म भी गिवन है, डिफरेंस की वैल्यू भी गिवन है। देखो हर सम का फार्मूले के लिए n की वैल्यू और a की वैल्यू तो दोनों में कॉमन है, डिस्टिंग्विश आ रहा था लास्ट टर्म में और डिफरेंस में, अब दोनों गिवन है, जो मर्जी फार्मूला अप्लाई कर दो, अब आप इजीली फाइंड कर सकते हो। लेकिन जब लास्ट टर्म है, नंबर ऑफ टर्म्स है, तो लास्ट टर्म वाला फार्मूला ज्यादा इजी है। तो आप लोगों ने फार्मूला अप्लाई करना है n/2 इनटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, एंड द आंसर इज 96/2 into 25 plus 500 is equal to 25200। All right? बेटा होम असाइनमेंट के तौर पर आपने मेरी बुक में से चैप्टर नंबर 5 मैथमेटिकल प्रोग्रेशन और इसके फर्स्ट 35 क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व करके फर्स्ट 35 क्वेश्चन आप लोगों ने ट्राई करते हैं, और कल इंशाल्लाह पहले इनको डिस्कस करके फिर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की डिस्कशन हो जाएगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।